गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। हाँ, देखिए, बात करें अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए वित्तीय, तो जो कुछ भी मुद्रा से संबंधित है, वो सब क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल, यानी रिलेटेड टू फंड्स। ठीक है, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स, मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो कुछ भी मॉनेटरी है उस सबको क्या बोलेंगे अपन? फाइनेंशियल, वित्तीय। जबकि अगर मैनेजमेंट की बात करें, प्रबंध की बात करें, तो इसका मतलब है, प्रबंध का मतलब क्या है? कोषों को कैसे जुटाना है एवं कोषों का उपयोग कैसे करना है। दो चीजें। तो अगर जब हम ये बातें कर रहे हैं, कोषों को जुटाना और उसका उपयोग, तब जाकर के ये हमारे लिए क्या बनेगा? वित्तीय प्रबंध। अगर सही मायनों में प्रबंध के बारे में बात करें, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट बात करें, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो केवल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? सबसे पहले वो प्लानिंग का काम करते हैं, फिर प्लानिंग करने के बाद उसे है ऑर्गेनाइजेशन, और है नियुक्तिकरण, निर्देशन, बांटना, यानी जिसको बोलते हैं समन्वय, कोऑर्डिनेशन करना। ये सब चीजें किसमें कवर्ड होगी? प्रबंध में। और अगर मैं इन सबके साथ में मनी जोड़ दूं, इन सबके साथ में फंड्स जोड़ दूं, कोष जोड़ दूं, तो ये सब क्या बन जाएगा? वित्तीय प्रबंध। आओ इस बात को समझाता हूं, देखें जरा क्या पॉइंट है प्रबंध को लेकर के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। अगर बात करें फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल का मतलब है जो कुछ भी मुद्रा से संबंधित है, वो सब क्या है हमारे लिए? वो सब हमारे लिए क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल, यानी कि वित्तीय। अच्छा, ये दो टर्म्स है, इनके ऊपर भी अभी बात करते हैं अपन। मैनेजमेंट की अगर बात करूं, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, किस पर्पस के लिए? ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस। यानी प्रबंध का आशय किस चीज से हुआ? किसी संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानवीय गतिविधियों और भौतिक संसाधनों के लिए योजना बनाना, व्यवस्था करना,
समन्वय स्थापित करना और नियंत्रित करना। एक बात बताओ, अगर मैं इन सब के साथ में मनी जोड़ दूं, मुद्रा जोड़ दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, कोई भी बिजनेस शुरू करते हो आप, तो आपको क्या पहले फंड की प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमको कितने कोषों की आवश्यकता होगी, कितना हमारे को जरूरत पड़ेगी पैसे की, क्या, या बस ऐसे ही चालू कर दिया बिना प्लानिंग किए ही है? तो पहले किस चीज की जरूरत है? प्लानिंग की। कितने कितने फंड की आवश्यकता है, इसके लिए योजना बनाना। आपने कहा कि कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए 1 करोड़ रुपए तो लगेगा। 1 करोड़ रुपए कह दिया तो अपने आप आ जाएगा या उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी? तो ये व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। कोषों को कहां से जुटाएंगे? कहां से जुटा सकते हैं? हो सकता है कुछ पैसा हमारे पास पड़ा हो सकता है कुछ पैसा हमारे को आस पड़ोसी या अपने मित्रों से उधार लेना पड़े, हो सकता है कुछ पैसा बैंक से लोन लेना पड़े, हो सकता है कुछ गिरवी रख करके लेना पड़े। तो ये सब क्या है हमारे लिए? व्यवस्था करना। व्यवस्था कर लिया, योजना बना ली, अब पैसे आ भी गए, अब क्या करें? किसके बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, किसके बीच में समन्वय करें? जब समन्वय की बात कर रहे हैं ना, तो सुनना ध्यान से। एक कंपनी की अगर बात करूं तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट। ये परचेज करके किसको दे देता है? स्टोर्स डिपार्टमेंट को। स्टोर डिपार्टमेंट किसको अपना गुड्स देता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर करके क्या करेगा? वापस स्टोर्स डिपार्टमेंट को भेज देगा और फिर स्टोर डिपार्टमेंट जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी इसे क्या करता जाएगा? सेल्स डिपार्टमेंट को देता जाएगा। क्या यही डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी संस्था में? इन सबको साथ में लेके चलने के लिए एक डिपार्टमेंट और होता है, मानव संसाधन विभाग, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और इन सब डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। पॉइंट समझ रहे हो क्या? क्या बोल दिया इन्होंने? एक भी डिपार्टमेंट क्या बिना पैसे के चल सकता है? कोई सा भी? कोई तो होता होगा ऐसा, क्या एक भी डिपार्टमेंट बिना वित्त के सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता? अच्छा, एक बात बताओ, जो ह्यूमन बॉडी है, शरीर है हमारा, क्या उसके हर हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन होता है? जिस हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो, पैरालिसिस आ जाएगा, यानी वो हिस्सा खत्म। इसलिए एक महान व्यक्ति ने इसे लाइफ ब्लड का नाम दे दिया, जीवन रक्त। यानी वित्त क्या है? जीवन रक्त। तो ये क्वेश्चन आया था, 2 बार आया, और अलग अलग और भी जगहों पर आया। लाइफ ब्लड बड़ा चला। लाइफ ब्लड किसको कहेंगे? तो बोलो, किसको बोलोगे आप? वित्त को। ठीक है। फंड्स जो हैं वो हमारे लिए क्या है? लाइफ ब्लड है। कारण बता सकते हो क्यों? क्योंकि इसके बिना बिजनेस को सुचारू रूप से चला पाना संभव नहीं है। तो नहीं है तो उसी के लिए ही है पॉइंट। अच्छा, एक चीज और है, जब ये किताब में पढ़ा तो उसके साथ में 2-3 चीजें और लिखी हुई थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि उस पर प्रश्न कभी आया नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। क्या अगर वित्त
जीवन रक्त है, लाइफ ब्लड है, तो बताओ एक बिजनेस के लिए हार्ट क्या होगा? हृदय किसको कहेंगे? किसको बोलेंगे? बोलो तो सही ढंग से तो बोलो। ह्यूमन रिसोर्स को। और किसी को भी नहीं? हाँ, मैनेजर को, मैनेजमेंट को। अच्छा, हार्ट का काम क्या होता है? धड़कना। ऐसे ऐसे काम बताते हैं। रक्त का संचालन करना, यानी जब भी ये हार्ट पंप कर रहा है तो ये इस तरह से पंप किया जा रहा है कि वो आपके बॉडी के हर हिस्से में रक्त को पहुंचा सके। तो एक बात बताओ, ये डिपार्टमेंट्स क्या है हमारे लिए? बिजनेस की बॉडी, बिजनेस का शरीर। तो इधर रक्त पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? अरे बोलो ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या बनेगा हमारे लिए? अरे बोलो ना। ये हमारे लिए हृदय है, यही हमारे लिए हार्ट है। आई के बात समझ में? अच्छा, अब पूछूं अगर मैं ब्रेन क्या है तो? ब्रेन, दिमाग का क्या काम है? खराब होना। ब्रेन, निर्णय लेना, डिसीजन लेना कि अरे भाई कोई भी काम करना है नहीं करना है, क्या करना है कैसे, ये सब काम कौन कर रहा है? दिमाग ही तो कर रहा है। यही तो सब खराब कर देता है। तो इसका मतलब दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन किसको कहेंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो बस वर्ड यूज रख कर लो, मैनेजर। मैनेजमेंट जो है, मैनेजर जो है वो हमारे लिए क्या माना जाएगा? ब्रेन। ठीक है सर, ये आंख क्या होगा? कौन सा डिपार्टमेंट आंख बनेगा, मुंह बने? ये दिमाग मत खराब करो यार। सिर्फ तीन चीजें लिखी हुई है, लाइफ ब्लड, ब्रेन और हार्ट। तीन चीजें ही हैं। ठीक है, चौथी जब आएगी कभी आंख कान नाक तो बता देंगे। तो अभी आप वापस से इस कॉन्सेप्ट पर आए अगर, तो हमने क्या बोला बेटे? प्रबंध का मतलब क्या हुआ? योजना बनाना, व्यवस्था करना, समन्वय स्थापित करना और नियंत्रित करना। समन्वय का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? कि हमने जो पैसा इकट्ठा किया, जो पैसे की व्यवस्था करी, जो कोषों की व्यवस्था करी, उन कोषों का उपयोग कैसे किया जाएगा, किस डिपार्टमेंट को कब कितने रुपयों की जरूरत है, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका पता लगाना और उस तक पहुंचाना। यही हमारा काम क्या है? समन्वय, समन्वय स्थापित करना। ये नियंत्रित करने का क्या मतलब है? जब भी आप घर से पैसे मांगते हो ना, तो वो आपसे 10 सवाल करते हैं। क्यों? क्या जरूरत है? अभी तो लिए ही थे, इतने की क्या जरूरत आ गई? कॉपी किताब तो इतने में ही आ जाते हैं। फीस कितनी है? रसीद दिखाओ फीस की कि इतनी है, या कहीं के लिए ले लिया? कई सारे सवाल। क्यों पूछ रहे हैं वो सवाल? अच्छा, पता तो उनको भी है कि खर्च कहां कर रही है, पढ़ाई लिखाई में तो है नहीं, मामला कहीं और ही है। तो खर्च तो पता चल रहा है, वो तो उनको पता है, लेकिन कहीं के लिए है? नियंत्रण के लिए। समझे? ये नियंत्रण के लिए है। एक फ्रेंड है जो, मतलब उसको स्कूल टाइम से ही, 10वीं में था तब से ही पता नहीं कैसे क्या चस्का लगा, सिगरेट पीता था वो चुप चुप करके। कॉलेज में आ गया, वो बढ़ गया,
ज्यादा पीने लग गया। तो एक दिन वही कॉलोनी के आसपास में कहीं पी रहा होगा, तो पिताजी ने देख लिया उसको, देख लिया तो उसमें वहीं चालू हो गए, वही वही मामला सेटल कर दिया। अब उसको पूरे रास्ते, पूरे मोहल्ले में, सब जगह पे बात फैल गई कि सब ये सिगरेट पीता है। अब क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि पहले वो चुप चुप करके पीता था, अब खुले में हो गए। अब सबको पता तो चल ही गया, तो आराम से बैठ के मामला चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, घर में ही शुरू हो गया। रीजन क्या है, आप अगर कंट्रोलिंग बेहतर, अच्छा एक तरीका भी होता है कि आपने देख लिया सामने वाले को और आप उसको देख गए, आई कांटेक्ट हो गया और फिर आप निकल गए। अब वो शर्मसार है, वो कभी भी ऐसा काम आपके सामने तो एटलीस्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन एक बार आपने डर खोल दिया अगले का, तो फिर आपको भी कुछ नहीं समझेगा। तो तकलीफ यही है, ये नियंत्रण करने का मतलब क्या है कि आपने उनको पैसा दे तो दिया, डिपार्टमेंट के पास पैसा पहुंच तो गया, लेकिन उससे पूछोगे तो सही कि खर्च कहां किया, क्या सही खर्च किया कि नहीं किया। परचेज डिपार्टमेंट को आपने पैसे दे दिए और वो कुछ भी परचेज कर लाएगा क्या, पूछना तो पड़ेगा ना, कहा क्या खर्च किया, कोटेशन ली कि नहीं ली, सबसे सस्ता खरीदा कि नहीं खरीदा, बेहतर क्वालिटी का खरीदा कि नहीं खरीदा, ये सब चीजों का क्या जरूरी है, नियंत्रण होना जरूरी है। तो पॉइंट समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, ये नियंत्रण, योजना बनाना, व्यवस्था करना, समन्वय स्थापित करना और नियंत्रण, ये सब चीजें किसमें कवर्ड होगी, प्रबंध में। और अब इन सब चीजों को ही अगर मैं वित्त के साथ में जोड़ दूं, अगर इन सबको वित्त के साथ में जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा मेरे लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोल सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हुआ, काय का निर्धारण कर रहे हो, कितने रुपयों की आवश्यकता है, अधिग्रहण कहां से लेना है, यानी ये व्यवस्था के बारे में बताएगा, आवंटन किस किस को कितना कितना बांटना है, और वित्तीय संसाधनों का उपयोग, यानी ये नियंत्रण की बात कर रहे हैं कि सही आपने जगह पे खर्च किया या नहीं किया। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर कुल मिलाकर के मैं इन सबको बांटूं तो ये दो ही तो चीजें निकल करके आ रही है, एक कोषों को जुटाना यानी रेजिंग द फंड्स, और एक कोषों का उपयोग, ये दो ही तो चीजें आ रही है, और है क्या। तो मैं अगर बोलूं वित्तीय प्रबंध क्या है, वित्तीय प्रबंध क्या है, कोषों को जुटाना, रेजिंग द फंड्स, कोषों का उपयोग, यूजेस ऑफ फंड्स। व्यवस्था कहां कहां से कर सकते हो, कहां कहां से जुटा सकते हो, हैं फिक्स एसेट से बेच दे, कभी भी फिक्स एसेट्स बेच करके कोषों की व्यवस्था नहीं की जाती, वो मजबूरी है हमारी कि हमको बेचना पड़ रहा है। अगर किसी संस्था का फिक्स एसेट बिकने लग जाए और आप अपने फंड्स की व्यवस्था करने लग जाओ, तो समझ जाना वो दिवाली होने वाला है। ऐसा कभी मत बोल देना कि एसेट बेच करके है, अरे क्या, सिंपल सी बात है, कोषों की व्यवस्था कैसे की जा सकती है,
स्वयं के कोषों से, यानी इसको क्या बोलते हैं, ओन्ड फंड्स, और या फिर ऋण उधार लेकर के, बोरोड फंड्स। उधार के कोष। स्वयं के कोष कौन कौन से हैं? स्वयं के कोष क्या हैं? हाँ, बैठ के बता दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। पहला है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, संचय एवं आधिक्य। फाइनेंस को ब्लड बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल भी ऑप्शन हो तो एक बार बताओ, दायरा किसका बड़ा है? मैं फाइनेंस वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब आ गए, और वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूं तो उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब आ गए। क्या होगा? ये वर्किंग कैपिटल तो सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करता है, फाइनेंस का मतलब पूरा सब कुछ कवर्ड है। तो ब्रॉडर टर्म किसकी हो गई? फाइनेंस। इसलिए हाँ, ये इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा, इक्विटी को ओन फंड क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है इक्विटी को ओन फंड कहना? स्वामी क्यों होते हैं? तो स्वामी होते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना, क्यों होते हैं स्वामी? है क्या करते हैं? तो पैसे तो डिबेंचर होल्डर भी लगाता है, पैसे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी लगाता ही है, पैसे तो बॉन्ड्स वाले भी लगाते हैं, बैंक लोन वाले भी लगाते हैं, हैं? कंपनी की लाइबिलिटी होती है। अच्छा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं ये पार्टिसिपेशन? रोज जाते हैं ये लोग ऑफिस, तो कैसे? बोर्ड मीटिंग्स में बैठते हैं। अरे यार, तुम पता नहीं बातों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। कंपनी के, तो एक बार बताओ, अगर इरिडीमेबल डिबेंचर्स होंगे, अशोधनीय ऋण पत्र, तो क्या फिर वो भी ओन फंड्स में आ जाएंगे? यार ये क्या बात हो गई? तो इनको डिविडेंड देना पड़ेगा, है? अच्छा ये बात है। हुआ तो दो वरना मत दो। बहुत सीधा सा फंडा है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर मताधिकार रखते हैं, वोटिंग राइट्स रखते हैं। बहुत इजी सी बात है। एक ही कारण है ये स्वामी क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है? वोटिंग राइट। और वोटिंग राइट होने का मतलब है कि ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरफेरेंस रखते हैं। ऐसा होता है क्या? डे टू डे एक्टिविटी में वो नहीं जाते ऐसा, लेकिन वो अपने बिहाफ पर डायरेक्टर को अपॉइंट कर देते हैं। तो डे टू डे एक्टिविटी मैनेजमेंट जो संभाल रहा होता है वो कौन संभालता है? आई बात समझ में? तो इक्विटी शेयर को स्वामी क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके पास क्या होता है? मताधिकार होता है, वोटिंग राइट होता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस को ओन फंड क्यों कहा गया है? अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस कहते किसको है?
प्रॉफिट का वो हिस्सा जो अभी बांटा नहीं गया है, कौन सा प्रॉफिट? ईबीआईटी या ईबीटी या ईएटी या ईएटी माइनस प्रेफरेंस? ईएटी माइनस। देखो, एक पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये इनकम स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी हमारे को। ये इनकम स्टेटमेंट जरूर बना लेना। सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट या एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिख देता हूं मैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये घटाओगे तो क्या मिलेगा? ईबीआईटी। इसी को ही एक और नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट घटाएंगे तो आएगा ईबीटी। अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ईबीआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब टैक्सेस घटा देंगे अर्निंग्स आफ्टर कर के पश्चात लाभ, और फिर घटाएंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे ही घटाया तो आएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। महेंद्र पूछ रहे सर आप ही पढ़ाओगे क्या ये भी? नहीं बेटे, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बातचीत करने के लिए आया हूं, पढ़ाने तो कोई और ही आएगा। कैसी बातें कहते हैं यार, नालायक महेंद्र। ईबीआईटी के नीचे इंटरेस्ट लिख दिया भाई सभी ने? ये जिनको नहीं पता हो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख लिया है क्या? चलें आगे। हाँ, ये हमारे लिए विक्रय की बात है, यानी कि सेल्स। इसमें से हमने परिवर्तनशील व्यय जो है, खर्चे हैं, उनको घटाया तो ये अंशदान आ गया हमारे लिए। इसमें से हमने स्थायी व्यय ये घटाए तो हमारे को मिला परिचालन लाभ, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो अर्निंग्स, वो लाभ जिसमें अभी क्या नहीं घटा, इंटरेस्ट और टैक्स नहीं घटा। उसके बाद हमने ये ब्याज की राशि घटाई,
तब जाके मिला हमको ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी बिफोर टैक्स, कर से पूर्व लाभ, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस घटा दिए तो कर के पश्चात लाभ, और फिर उसके बाद ये पूर्वाधिकार अंशधारियों के जो लाभांश है उसको घटाएंगे तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। यानी कि जो समता अंशधारी हैं उनके लिए अवेलेबल प्रॉफिट्स उनकी अर्निंग्स है। अब इस अर्निंग में से जो बांट दिया वो तो क्या कहलाएगा, डिविडेंड। यानी लाभांश। और जो नहीं बांटा तो वो क्या है हमारे लिए, रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी प्रतिधारित आय। और इस रिटेन्ड अर्निंग को ही क्या बोला जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसी का ही नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक बात बताओ, ये जो अर्निंग्स आई हमारी, ये 1 लाख रुपए अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और 1 लाख रुपए में से हमने 40,000 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, तो बाकी कितना बच गया, 60। 40 और 60, 40,000 का डिविडेंड बांटा, 60,000 बच गए। एक बात बताओगे, जो डिविडेंड बांट दिया वो किसका, कंपनी का या शेयर होल्डर का? जो डिविडेंड हमने बांट दिया, जो जो प्रॉफिट्स हमने बांट दिए, वो किसके, शेयर होल्डर के या कंपनी के, शेयर होल्डर के लिए। और जो नहीं बटा, ये 60,000, ये किसका, शेयर होल्डर का या कंपनी का, ये भी शेयर होल्डर का, क्योंकि ये था ही किसका, शेयर होल्डर का। तो चाहे बटे या ना बटे, वो हमेशा रहेगा तो किसका, शेयर होल्डर। आई के बात समझ में? तो इसका मतलब प्रतिधारित आय, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस या संचय एवं आधिक्य, ये हमेशा होंगे किसके, कंपनी के या शेयर होल्डर के, शेयर होल्डर के। इसी वजह से, अच्छा आपको पता है बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां आते हैं, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? क्यों लायबिलिटी साइड क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा दायित्व है, आज नहीं बटा तो कल बटेगा, कल नहीं तो परसों। मतलब जब कंपनी बंद होगी, खत्म होगी, लिक्विडेट होगी, तब बांटना पड़ेगा, लेकिन बटेगा तो अल्टीमेटली किसको, शेयर होल्डर को। तो इसका मतलब ये हमने शेयर होल्डर की अमानत संभाल के रखी हुई है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी से। आती के बात समझ में? तो बताओ, ये एक बात बताओ, ये किसका है, रिटेन अर्निंग किसकी है, शेयर होल्डर की है। तो फिर जब इक्विटी शेयर हमारे स्वामी है, अरे इक्विटी शेयर्स जो हैं वो हमारे स्वयं के कोष हैं, तो फिर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस भी क्या बन जाएंगे, स्वयं के कोष। तो ये भी क्या कहलाएंगे, स्वयं के कोष। क्लियर है क्या बात? क्योंकि अंशधारियों का ही तो है ये, इक्विटी शेयर होल्डर का ही तो है। तो आज नहीं बटा तो कल बटेगा, बटना तो है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या माने जाएंगे, स्वयं के कोष माने जाएंगे। क्लियर है क्या बात? तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स स्वयं के कोष क्यों है, प्रेफरेंस शेयर्स स्वयं के कोष क्यों हैं, इनको ओनर्स क्यों बोला गया है, ओन फंड क्यों बोला गया है, क्या कारण है इसके पीछे? आपने कह दिया कि इक्विटी तो ये मतदान कर सकते हैं, वोटिंग राइट है इनके पास, वोटिंग राइट है, तो ये इसका मतलब क्या है, ओन फंड्स है। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इन्हीं का ही होता है, तो ये भी ओन फंड है, ठीक बात है।
प्रेफरेंस वाले क्या कर सकते हैं जिनको ओनर्स बना रहे हैं हम? क्या वोटिंग राइट है इनके पास? तेज बोलो। इससे पहले तो डिबेंचर वालों का अधिकार होता है, फिर वो स्वामी क्यों नहीं है? बताओ, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, मतलब कॉमर्स से। जब कॉमर्स लिया तब से तुमको बताते आ रहे हैं कि प्रेफरेंस हमारे शेयर कैपिटल में ही आते हैं, ओनर्स फंड है। तो क्या इस वजह से ऐसे बना देते हैं इनको अपन? कोविड के अंदर बैंक ने कहा कि कोई बात नहीं, हमको पता है कि तुम्हारे अर्निंग सोर्स नहीं है, तो तुम एक काम करो, अपने ब्याज को 6 महीने के लिए टाल दो। तो क्या 6 महीने के लिए वो हमारे ओनर्स बन गए? क्योंकि उन्होंने कहा अभी तो पैसा है नहीं तुम्हारे पास, आए जब दे देना। होते हैं वोटिंग राइट प्रेफरेंस वालों के पास, मत दे सकते हैं वो हैं? ऐसा तो नहीं है कहीं पे भी। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर आप 2 साल तक लगातार लाभांश नहीं बांटते हो तो इनके पास वोटिंग राइट आ जाता है, बट वो तो सरकमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। हम तो शुरू से इसको ओनर में डाल रहे हैं। तो आपको राज की बात बता दूं मैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि उनको ओनर्स कहें। ये हमारे ओनर्स होते ही नहीं, होते ही नहीं है ये हमारे ओनर्स। तो सर फिर आप इसमें ओन फंड में क्यों लिखते हो इसको? शेयर होल्डर फंड में क्यों लिखते हो? कैपिटल में क्यों लिखते हो इसको बैलेंस शीट में? क्योंकि ऐसा करने के लिए कानून हमें बाध्य करता है। कौन सा कानून? दो, पहला कंपनीज एक्ट और दूसरा सेबी, वो हमको इन्हें इसी तरह से कैटेगराइज करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, ग्लोबल अकाउंटिंग, ग्लोबल मतलब समझ रहे हो, हम वैश्विक स्तर पर एक जैसी अकाउंटिंग चाह रहे हैं कि सारा का सारा वर्ल्ड और सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें। तो उसके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं? IFRS। और जिस दिन भारत में IFRS आ गया उस दिन ये प्रेफरेंस यहां से निकल के किस में चला जाएगा? बोरोड फंड में। और बहुत सारी कंट्री तो करती भी यही है कि प्रेफरेंस को रखती ही किस में है? बोरोड फंड। अरे होता है ना, प्रेफरेंस को 20 साल से ज्यादा के लिए इशू कर ही नहीं सकते। दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, शोधनीय और अशोधनीय। तो प्रेफरेंस तो अशोधनीय इशू कर ही नहीं सकते, भारत में निषेध है, बैन कर रखा है। तो हो गई कौन सा? रिडीमेबल यानी शोधनीय, और 20 साल से ऊपर का हो नहीं सकता वो। तो फिर ये तो डिबेंचर जैसा ही हो गया। तो ये डिबेंचर ही है, ये लोन ही है हमारे लिए। लेकिन जिस दिन IFRS आएंगे ना, उस दिन प्रेफरेंस शेयर्स कहां चले जाएंगे? बोरोड फंड में। सर कब तक आ जाएंगे ये IFRS? कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि हमने क्या किया है, यहां का जो डेटा है उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसमें जहां जहां पे भी चेंजेस करने थे ना, वो चेंजेस हमने कर दिए। और उन चेंजेस में एक बड़ा चेंजेस पता है क्या किया? जहां जहां भी प्रेफरेंस को कहां ठूस रखा था उसको हम वापस खींच के कहा ले आए? ओनर्स फंड में। क्योंकि अगर ऐसा करते तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी, टैक्सेशन चेंज हो जाता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चेंज हो जाता, हमारे लॉज जो भी कंपनी लॉ है वो चेंज होते, सेबी की गाइडलाइन चेंज, बहुत सारी चीजें चेंज होती। मोदी जी ने GST चेंज करके देखा था, उसमें ही मुश्किल हो गई।
यहाँ इतने सारे टैक्स लॉज एक साथ चीजें चेंज करते तो मुश्किल हो जाती, इसलिए इसको छेड़ा ही नहीं। इन्होंने क्या कर रखा है, आईएफआरएस को कॉपी किया, पेस्ट किया और क्या बना दिया, इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हूबहू किसकी जैसे है, आईएफआरएस की जैसे, बस कुछ चीजें क्या की गई है, चेंज की गई। इसलिए आईएफआरएस कभी भी नहीं आएगा, इंड एस ही चलेगा। क्लियर है बात? तो अब आप समझ गए हो क्या, प्रेफरेंस को ओन फंड में क्यों रखते हैं, कानूनी बाध्यता के कारणवश, ड्यू टू लीगल बाउंडेशंस। कौन लीगली बाउंड करता है, सेबी और कंपनीज लॉ ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं, इसीलिए इसको यहां रखा गया। अरे भाई क्लियर है क्या बात? तो बताओ ना, आप अपने कोषों की व्यवस्था कैसे कर सकते हो, या फिर अगर खुद के फंड्स की बात करते हैं तो कितने होंगे, तीन में पहला इक्विटी शेयर, दूसरा, तीसरा। ठीक है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बात याद रखनी है। चलें आगे। आइए, उधार की बात करो तो उधार कोष क्या क्या होते हैं, उधार की बात करो तो उधार क्या क्या होते हैं, बैंक लोन और डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और बस इतना ही। बेटे ऐसे अगर बांटने लग जाएंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मॉर्गेज लोन आ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन आ जाएगा, सिक्योर्ड लोन आ जाएगा। तो अब ऐसे कैटेगरी में नहीं बांटेंगे, बांटेंगे कैसे, एक है शॉर्ट टर्म लोन्स और एक है पहले एक इनमें बीच का रास्ता और होता था जिसको बोलते थे मिड टर्म लोन्स, मध्यकालीन। लेकिन ये सब अब क्या हो गए हैं, खत्म, मध्यकालीन को हटा दिया गया है, एफएम में भी हट गया। तो अब क्या रह गए, केवल एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, अल्पकालीन, जिसका टाइम पीरियड हो अप टू एक साल तक, एग्जैक्ट एक भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, एक से कम नहीं, एक भी है एग्जैक्ट तो भी चलेगा। और मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा। एक बार बताओ, लॉन्ग टर्म ज्यादा अच्छे हैं या शॉर्ट टर्म ज्यादा अच्छे हैं, कौन से लोन लेने चाहिए अपने को, क्यों, इंटरेस्ट कम, रेट भले ही कम हो, अमाउंट तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। व्यवसाय के लिए, अच्छा कैसा, जैसे किस टाइप का व्यवसाय हो तो कौन सा लोन लेना चाहिए, ऐसे मत बोला कि आता नहीं है, हैं? क्या बोल रहे हैं, कुछ तो बोला था, ऐसे मत बोल। अबे बिजनेस करने के लिए बोलना है, ऐसे क्या बोलता है, हाँ। क्या यार, बिजनेस करने के लिए, अच्छा छोटा बिजनेस है तो शॉर्ट टर्म लोन ले लो, और बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ही ले लो।
दीर्घकालीन आवश्यकता, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। अल्पकालीन आवश्यकता, चल रहा है। हाँ, सुन रहे हो क्या? क्या बोल रहे हैं अपने को? लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। किससे पूरा किया जाए? मैं अभी फ्रिज लेने के लिए गया मार्केट में और लगभग तकरीबन 1,20,000 रुपए के करीबन का फ्रिज था। तो मैं उनसे बोला, मैंने कहा भाई साहब इतने तो पैसे है नहीं, लेकिन फ्रिज तो मेरे को यही लेना है। फ्रिज तो मेरे को यही जज गया, फ्रिज यही लेना है, लेकिन पैसे नहीं है इतने, क्या करूं? बोले अच्छी चिंता करी है आपने, लोन दिला देते हैं आपको। मैंने कहा वो दिला दो। बोले बोलो कितने ईएमआई? मैंने कहा 7 साल का दिला दो। उन्हें तुरंत गार्ड को बुला लिया, तुरंत गार्ड को बुला लिया। बोले इसको तुरंत बाहर ले जा, ये इधर आसपास दिखना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई साहब ऐसी क्या बात हो गई? बोले फ्रिज के लिए 7 साल। मैंने कहा फ्रिज क्यों देखते हो आप? ये देखो अमाउंट 1,20,000 है। मैंने थोड़े दिन पहले गाड़ी खरीदी थी, उसके लिए उन्होंने 7 साल का लोन दिया मेरे को, और मैंने लोन लेकिन वहां पे 3 लाख का लिया था। तो भी तो फिर आप 7 का नहीं 5 का दे दो, 7 साल नहीं 5 साल दे दो। क्या सही है ये? दे देगा वो? नहीं। 5 साल की तो वो खुद की गारंटी नहीं दे रहे कि फ्रिज चल भी जाएगा क्या, वो इस बात की गारंटी नहीं दे रहे। नहीं तो फिर अभी ये गर्मी तेज पड़ रही है तो आजकल ऐसा रील वगैरह बहुत चलती है। एक रील ऐसी आई थी, बोले कि मैं तो ईएमआई के ऊपर एसी खरीद ला, 3 किश्तें चुकाएंगे जब तक गर्मी भी चली जाएगी और एसी वापस देंगे। तो अपने तो 4,500 रुपए में एसी लग गया, इससे बढ़िया और क्या होगा? दिमाग तो सही लगा रहा है अगला आदमी, क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप फ्रिज को क्या माना है उन्होंने? कंज्यूमेबल आइटम, मतलब शॉर्ट टर्म है, उसका यूज कैसा है? कम है। पता है फ्रिज के लिए लोन आपको 6 महीने से लेकर के और 18 महीने 24 महीने तक की मिल जाएगी, यानी 2 साल से ऊपर के ईएमआई आपको नहीं मिलने वाले। मोबाइल खरीद लो, लाख लाख रुपए के मोबाइल आ रहे हैं आजकल, नहीं? लाख रुपए का मोबाइल है, अब बताओ लाख रुपए के मोबाइल के लिए क्या आपको 5 साल की ईएमआई मिल जाएगी? 4 की, 3 की, मुश्किल से मुश्किल 18 महीने की, 24 महीने मान लो बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो क्यों है इतने टाइप? तुम तो आइटम ही नहीं चलेगा जो तुम खरीद रहे हो, तो फिर क्या करें? अच्छा, मैंने कहा यार ये बात तो चलो ठीक है, अब घर लेना है हमारे को, घर के लिए मैं चला गया बैंक में, मैं साहब मेरे को लोन लेना है हाउसिंग लोन। बोले हाँ मिल जाएगा, कितने तक का चाहिए? मैंने कहा 20 लाख रुपए का चाहिए। बोले ठीक है, कितनी ईएमआई वाला चाहिए? मैंने कहा 3 ईएमआई चाहिए। बोले 3 ईएमआई मतलब? मैंने 3 महीने में चुका दूंगा, पैसा आ जाएगा इतना मेरे पास, काम कर रहा हूं लगातार, मिल जाएगा पैसा, आपका पैसा चुका देंगे हम, 3 महीने के लिए दे दो बस। उन्होंने भी गार्ड बुला लिया। अब वो क्यों नहीं देना चाह रहे? उनको क्या दिक्कत है यार, 3 महीने दे दो तो, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट कैसी है? तो लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या देना चाह रहे हैं? लॉन्ग टर्म। तो इसको सबसे बेस्ट अप्रोच बोला जाता है क्या?
लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को किससे पूरा करो? लॉन्ग टर्म फंड से। शॉर्ट टर्म को अच्छा, एक पर्सन है जो लॉन्ग टर्म को तो लॉन्ग टर्म से ही पूरा करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म को भी किससे पूरा कर रहा है? अच्छा, एक पर्सन है जो शॉर्ट टर्म को तो किससे पूरा कर रहा है? लेकिन लॉन्ग टर्म को भी किससे पूरा कर रहा है? क्या है ये? क्या बोलेंगे इनको? अच्छा, एक बार बताओ, मैं अगर मकान खरीदने जा रहा हूं, 50 लाख का लोन ले रहा हूं और कह रहा हूं 3 महीने में चुका दूंगा, तो इसका मतलब मेरी प्रवृत्ति कैसी है? मेरी प्रवृत्ति आक्रामक है या अग्रेसिव अग्रेसिव है या मॉडरेट है, मध्यस्थ रूढ़िवादी अवधारणा है? आक्रामक है, अग्रेसिव है। तो फिर अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए भी कौन सा लोन ले, तो फिर उसे हम क्या कह देंगे? अग्रेसिव अप्रोच है ये। बताओ तो, ये अग्रेसिव जो होगी, आक्रामक अवधारणा है, ये ज्यादा रिस्की है या कम रिस्की है या रिस्की ही नहीं है? ये कैसी है? जोखिमपूर्ण है, रिस्की है, अत्यधिक जोखिमपूर्ण है ये, हाईली रिस्की है। कारण बताओ क्यों? मैं पता है 3 महीने का क्यों लिया था ऐसा, क्योंकि मेरे पास कौन बनेगा करोड़पति से कॉल आ गया, बुलाया मेरे को उन्होंने खिलाने के लिए, और मेरे को पक्का यकीन है कि मैं जीत ही जाऊंगा, 1 करोड़ तो जीत के लेकर के आऊंगा। और अगर नहीं आए तो मुश्किल हो गई ना, रिस्क बढ़ जाएगी। कार परचेज करी मैंने, कार के लिए लोन लिया, उन्होंने कहा सब ऐसा है, 30,000 रुपए, सॉरी 25,000 रुपए आपकी किश्त आ रही है गाड़ी की। मैंने कहा यार इतना तो अपने को नहीं चुकाना। मैंने कहा कम करो। बोले कम कैसे करूं, लोन कम ले लो आप। मैंने कहा तुमने ईएमआई कितने की बताइए मेरे को। बोले 4 साल की। मैंने कहा 4 की बजाय एक काम करो, इसको 7 साल कर दो, कितने की आती है? बोले 20,000 के अंदर अंदर चली जाएगी। मैंने कहा जाने दो, बेस्ट है, जाने दो इसको अंदर। तो मैंने ईएमआई पीरियड लॉन्ग टर्म क्यों लिया? क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता, तो फिर मुझे लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म से करना ही है, शॉर्ट टर्म को भी। इसको क्या बोलेंगे? रूढ़िवादी अवधारणा, कंजर्वेटिव अप्रोच। ये क्या है? इसमें कोई रिस्क है क्या? ये रिस्क फ्री है, मतलब रिस्क फ्री से मतलब कम जोखिम है, बहुत कम है।
सबसे कम जोखिम, लीस्ट रिस्की अप्रोच। ठीक है, ये इसको बोलते हैं मॉडरेट, ना तो कम और ना ही ज्यादा, मॉडरेट, मध्यस्थता की अवधारणा, मध्यस्थ, मध्यस्थता। सही है क्या ये? मध्यस्थता थे आएगा क्या यहां पे? चलें आगे। तो इनमें सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी है? सबसे बेहतर है ये या बेस्ट अप्रोच है ये आएगा क्या ये? बेस्ट लिख दो रे, कोई नहीं। बेहतर, हाँ। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज या शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन सा बेस्ट है? आपसे ये नहीं पूछ रहे, मॉडरेस्ट कौन सा बेहतर है? लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म, वो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट। चलें आगे। हाँ जी, बात कर रहे हैं अब अपन किसके लिए? कोशों के उपयोग के लिए। बोलो उपयोग क्या, क्या बेहतर है उपयोग के हिसाब से अगर बात करें तो? दो तरीके के उपयोग है मेनली, जिसमें एक है लॉन्ग टर्म यूजेस, तो एक है शॉर्ट टर्म यूजेस। दीर्घकालीन उपयोग, और एक है लाभांश वितरण। लॉन्ग टर्म उपयोग का मतलब क्या हुआ?
नहीं, उपयोग 5 साल से ज्यादा नहीं। उपयोग का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट खरीदना, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। तो इसके नीचे लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। दीर्घकालीन उपयोग के ठीक नीचे लिखो पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। शॉर्ट टर्म क्या है? अब उसको आयगत नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो लिखो कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। दीर्घकालीन उपयोग क्या है? पूंजीगत। अच्छा, पूंजीगत व्यय करने हैं या नहीं करने हैं, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कैसे पता लगाएंगे ये करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? कैपिटल बजटिंग नाम का एक चैप्टर आएगा हमारे पास, वहां पढ़ेंगे अपन कि क्या ये जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अल्पकालीन उपयोग, तो उसके लिए भी चैप्टर है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है। लाभांश वितरण के लिए हमारे सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके लिए भी होता है डिविडेंड पॉलिसी, वो होता है। और इन सब से मिलकर के एक चैप्टर और बना होता है जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ, जिसको क्या बोलते हैं, पूंजी की लागत। वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमको यहाँ पे मेनली एक तो कैपिटल बजटिंग पढ़ना है, एक वर्किंग कैपिटल। ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं अपने को ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। किसको बोला है वित्तीय प्रबंध? फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध से आशय है, तो वित्तीय का मतलब तो केवल क्या है, जो कुछ मुद्रा से है, मनी से है, मॉनेटरी टर्म्स में है। इसे क्या बोला गया है? धन का विज्ञान, साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? जिसमें हम अपने प्रयोग करके और कारणों का पता लगाते हैं। विज्ञान का मतलब ही यही है। विज्ञान में क्या कोई फॉर्मूला और कुछ मेथोडोलॉजीज और इनके ऊपर काम किया जाता है क्या? तो हमारे पास भी वही काम है। इसीलिए वित्त को धन का विज्ञान बोला गया है। और एक और वर्ड जो मैंने भी समझाया आपको कि लाइफ ब्लड है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि विज्ञान का मतलब है साइंस, लैटिन शब्द साइंस से बना हुआ है, जिसका मतलब है ज्ञान। और विज्ञान व्यवस्थित और व्यापक जांच और प्रकृति के कारणों और प्रभावों की खोज है। तो आप क्या करते रहते? साइंस इज सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स कॉजेस। क्यों हो रहा है उसके पीछे पता करना, पता लगाने के लिए प्रयोग करना, प्रयोग करने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन और ये सब चीजें। खैर, लाइफ ब्लड इसलिए बोला है, देखो सर से लेकर के और पैर तक जो भी रेड रेड नजर आ रहा है वो सब क्या है? तो इसी तरह से हमारे बिजनेस में भी जहां पे भी शुरू से लेकर के और एंड तक सब जगहों पर किसकी जरूरत पड़ेगी? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? अच्छा, मैं पूछ रहा हूं। ठीक है। व्हाट इज फाइनेंस? वित्त क्या है? मुद्रा, व्यवसाय, परिचालन नहीं, सिर्फ फाइनेंस इज द, वित्तीय होता है व्यवसाय का या मुद्रा का या प्रबंध का? सिर्फ किसका? मुद्रा का। डैश इज ऑल्सो नोन एज लाइफ ऑफ ब्लड, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जीवन रक्त, व्यवसाय का जीवन रक्त कौन है? फंड्स है, नगद है या फाइनेंस है या उपरोक्त सभी है? उपरोक्त सभी नहीं है। क्यों? उपरोक्त सभी क्यों नहीं है? फाइनेंस का मतलब ही क्या है? कोष, नगद, यही तो होता है। तो फिर क्या बोलेंगे? सही आंसर क्या बोलेंगे?
सी वित्त फाइनेंस। कारण क्योंकि फाइनेंस बोला तो सब कवर्ड हो गया। फाइनेंस बोलने मात्र से ये दोनों अपने आप उसमें कवर्ड हो गए, इसलिए व्यापक शब्द कौन सा हुआ, ब्रॉडर टर्म कौन सा हुआ, बस। बिजनेस कुड नॉट बी रन इफेक्टिवली, व्यवसाय इफेक्टिवली नहीं चलाया जा सकता वित्त के बिना। ये तो मैं समझा ही चुका। मैनेजमेंट इंक्लूड्स, वित्तीय प्रबंध में शामिल है कोषों की व्यवस्था और कोषों का उपयोग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दी, वित्तीय प्रबंध होता है वित्त की आवश्यकता का निर्धारण करना, हाँ, वित्त के स्रोतों का निर्धारण करना, हाँ, और व्यवसाय के सभी विभागों का वित्त का आवंटन करना, यस। ये क्या है, प्लानिंग। ये क्या है, अरेंजमेंट, व्यवस्था करना। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन यानी एलोकेशन। ये जो हमने बनाया, ये बना बनाया है ही आपके पास, ठीक है, ये भी बना चुके। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वित्तीय प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट बोलो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना या वेल्थ मैक्सिमाइज करना, या दोनों, या दोनों ही नहीं। वेल्थ मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट नहीं। हाँ, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य थोड़ी ना अपना, बोलती ही नहीं है कुछ। हाँ, तो फिर हम इतनी देर से बोले जा रहे, कुछ बोल ही नहीं थी मन में, तो दोनों ही होंगे, दोनों। तो यार दोनों में तुम समर्थन तो दे ही नहीं रहे। केवल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ऐसा हाथ खड़ा करो। एक जना, दो जना, तीन, चार। हाथ तो ढंग से खड़ा करा करो, ऐसा लगता है आशीर्वाद दे रहे हो। ना, केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारा मेन मोटिव केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ऐसा कितने लोग हैं, एक भी नहीं। और दोनों हमारे मेन उद्देश्य हैं, ऐसे कितने लोग हैं, एक। अबे तू क्या बोलता है, कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। और बाकी के क्या बोलते भाई, अभी भी पता नहीं, ऐसे कितने लोग हैं, कुछ भी नहीं। अनुत्तरित क्या होता है ये, नोटा, नोटा, नन ऑफ दी अबव। अच्छा, जो दोनों कह रहे हैं ना, उनसे पहले मैं बात करता हूं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। नहीं, वेल्थ का मतलब क्या होता है ये बताओ मेरे को, तो वेल्थ मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है नहीं, जैसे, हाँ। और एक जना और कौन था जिसने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोला था, हाँ, दो ही हुए ये तो। इससे तो दो ही काउंट करें, एक एम्प्लॉय और एक और क्या, एम्प्लॉय और शेयर होल्डर लिए, हाँ। अरे बैठे बैठे बता दो, इतनी गर्मी में खड़े होने की कोई दिक्कत। पैसे कमाने की एबिलिटी को मैक्सिमाइज करना, फिर उसको वेल्थ मैक्सिमाइज कहेंगे, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या हुआ। अरे
बैठो। 3 लोगों की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना कहलाएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। 3 कौन कौन है? सबसे पहला है एम्प्लॉय। सबसे पहले एम्प्लॉय को संतुष्ट करो। एम्प्लॉय संतुष्ट होगा तो सेल भी होगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग यहां पढ़ने आए तो मनीष सर के नाम से आए होंगे, उनके या जुगल सर के नाम से आए होंगे, हैं? दोनों के नाम से पढ़ने के लिए आए आप? आप जब यहां पढ़ने आए उनके नाम से तो आपने रिसेप्शन पे आके पूछा फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है क्या? बोले तो क्या बंद कर दें क्या? बोले नहीं वो मेरे को पूछना था। पूछो तो, पूछ क्यों नहीं रहे? बोले टाइमिंग क्या चल रही है? वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, जो चल रही है वही चलेगी। एडमिशन लेना है, फॉर्म भरो, बैठ जाना, दिमाग मत खराब करो यहां आकर के। क्या ऐसी सिचुएशन में कोई दोबारा लौट के आएगा क्या? मैं कह रहा हूं डेमो क्लास में तो बैठ जाओगे क्या? शायद आधे तो वहीं लौट जाएंगे। आए ही नहीं है। और अगर अगर मान लीजिए पोलाइटली बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और एक आध दो आए बड़ी गर्मी में गिरते पड़ते ही आए, उनको मान लो शिकंजी पिला दी, तो वो बोले अब तो यही आएंगे। ये जितने बड़े आ गए ना आजकल इंस्टीट्यूशन, उनका एक फंडा हो गया ऐसा। जैसे आप उत्कर्ष के देखो, आप उन्होंने इतना बढ़िया भव्य ऑफिस बना रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत शानदार सा ऑफिस बना दिया, वहां जाओ, आप जाते ही आपको इतनी आवभगत हो गई, आपको लगेगा यार घर पे ही नहीं पूछ होती थी तो यहाँ पूछ रहे। फर्क पड़ता है। तो एक एक एनवायरमेंट का इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर अगर एम्प्लॉय संतुष्ट है तो डेफिनेटली वो आपको प्रोडक्ट सेल करने में इंटरेस्टेड रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग बेहतर करेगा। बेहतर मैन्युफैक्चरिंग कैसे? बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे? अरे भाई जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूं। टाटा कंपनी है ना, अगर कोई पर्सन टाटा के ऑफिस में लग गया, टाटा कंपनी में ज्वाइन कर लिया, वो अपने आप को ऐसे समझता है कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर ली। प्राइवेट जॉब होते हुए भी जॉब सेटिस्फेक्शन अगर कहीं है तो टाटा में। बेस्ट एम्प्लॉयर चिंता करते हैं वो। पता है ये किस्सा भी तो है, नैनो का जहां प्लांट लगा रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था, जहां प्लांट लगा था वहां बहुत लूट खसोट होती थी, एम्प्लॉय के साथ में बहुत बर्बरता हो रही थी, बार बार उनको पैसे लूट रहे थे, और वो रास्ता ऐसा सुनसान सा था। उन्होंने कहा, जैसे ही ये बात पता चली रतन टाटा को, तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह से तो एम्प्लॉय से काम नहीं करवा सकते, कुछ तो भी काम करना पड़ेगा। उन्होंने वहां से प्लांट ही शिफ्ट कर दिया, हटा दिया वहां से प्लांट ही। क्यों? बेस्ट एम्प्लॉयर की तरह काम कर रहे हैं वो। एम्प्लॉय को बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, वेल्थ ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो शेयर होल्डर सॉरी एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन किस बात से जुड़ा हुआ है? 2 चीजों से। उनको एक तो वर्किंग प्लेस पर बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, और दूसरा उनको उचित पारिश्रमिक दें, रेम्युनरेशन वही दें जितना उनसे काम करवाया जा रहा है। जो काम करवा रहे हैं उतना पैसा दे दे, सफिशिएंट है। एक पर्सन है, से फ्रेंड सर्किल में ही है, उसकी जॉब लगी पोस्ट ऑफिस में, कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट था वहां पे, उसके रिगार्डिंग में उसकी जॉब लगी, अच्छी पोस्ट पे था, लेकिन उसकी तनख्वाह सिर्फ 35,000 रुपए थी, 35,000। काम करता रहा। मैंने कहा यार एक बार बता, तू यहाँ लगा हुआ है क्या, 35,000 रुपए में क्या होता है आजकल? बोले यार देखो ऐसा है कि घर में ये 5-7 दुकानें, इसका किराया आ जाता है, 50-60 हजार रुपए का जुगाड़ हो जाता है, बाकी 30-35 इससे आ गए। क्या चाहिए? एक बच्चा है स्कूल पढ़ाई करने जा रहा है, उसकी पढ़ाई हो रही है, बाकी खर्चा और कहीं के लिए चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो केंद्र सरकार उठा रही है ऑलरेडी।
आपका कितना भी रुपया खर्च हो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, सारी फैसिलिटी वो देंगे। घर से आने जाने के लिए पेट्रोल वेट्रोल लग रहा है वो उसमें वो भी देते। घर पे न्यूज़पेपर आता है उसका पैसा दे रहे हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज है, बस उतने में हो जाता है। मैंने कहा फिर बोले बढ़िया है ना यार नौकरी, लंच करने आओ 1 बजे, उसके बाद जाओ तो जाओ वरना मत जाओ, को पूछने वाला भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जाकर के अटेंडेंस लगा के आ जाओ, वहां चल रहा अटेंडेंस लग गई आपकी, आप अपने मजे से काम करते रहो, पर्सनल भी कोई दिक्कत नहीं। बोले बैठे यार सुकून की जिंदगी है। पता भरी गर्मी में वो जाता ही नहीं बेचारा, वहां घर पे बैठा रहता है, अटेंडेंस लगाया आ गया, और ट्रांसफर का झंझट अलग नहीं। बोले बेस्ट है मेरे लिए तो यार। अब हालांकि वो आईएएस ऑफिसर सॉरी आरएएस में उसको सिलेक्शन हुआ और कहीं पोस्टिंग लग गई उसकी बेस्ट जगह पर, अब तो और भी बढ़िया काम हो गया। बट ये ट्रीटमेंट क्या है, सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। और अगर मान लो किसी पर्सन को नहीं 35,000 रुपए दे करके और सुबह 9 बजे बुला लो और रात को 9 बजे तक काम कराते रहो, तो वो 50,000 रुपए में भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो पॉइंट क्या है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होना चाहिए। एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने का 2 ही तरीके हैं, कौन कौन से, बेस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट दो और दूसरा उचित रेम्युनरेशन दो, उचित पारिश्रमिक दो। अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपका स्क्रैप क्या हो जाएगा, कम, बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे और सेल के लिए वो बार बार क्या करता रहेगा, प्रमोट करता रहेगा। दूसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की वेल्थ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमाइज होनी चाहिए। कैसे, एक बार बताओ, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है। स्क्रैप कम हो रहा है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या आ रही है, कम आ रही है। तो सस्ता प्रोडक्ट किसको मिलेगा, कस्टमर किस बात से खुश है, बेस्ट क्वालिटी सस्ते दामों में मिल जाए, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो 2 बातों से वो सेटिस्फाइड होगा, बोलो कौन कौन सा, और चले क्या आगे। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या रह गया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों नहीं है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो सेल्स बढ़ेगी क्या, एम्प्लॉय के साथ साथ कस्टमर भी सेटिस्फाइड है तो सेल्स और बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारे शेयर होल्डर क्या हैं, वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो शेयर होल्डर भी अगर सेटिस्फाइड है तो फिर दिक्कत नहीं। तो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं। अगर आप पुराने क्वेश्चन कर रहे होंगे, पास एग्जाम के क्वेश्चन, पास एग्जामिनेशन में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आंसर लगा हुआ हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि पहले मेन मोटिव क्या हुआ करता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का मतलब है बनिए की अप्रोच। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है बनिए की अप्रोच, मतलब क्या हुआ, वो कैसे भी प्रॉफिट को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। मार्केट में पहले, हालांकि अभी भी ठीक है कि उनका कम्युनिटी स्ट्रांग है, पर पहले एक छत्र राज हुआ करता तरीके से बनियों का, व्यवसाय के प्रति बहुत बिजनेस था उनके पास, लेकिन उनकी एक आदत थी कि वो झुकना पसंद नहीं करते थे। मतलब जैसे अभी भी आप पुराने अगर परचूने की दुकान पे चले जाए तो वो सेठ जी टाइप के लोग बैठे रहेंगे और वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, आपने नमस्कार भी कर दी तो भी वो नमस्कार नहीं करेंगे, पुराने टाइप के जो लोग हैं कर रहे हैं, वो तेरे को देख के कर रहे होंगे मेरे को भी कर देंगे। और और यही बिजनेस धीरे धीरे किसने टैकल करना शुरू कर दिया, सिंधी और पंजाबी ने। जब आप इनके यहां पे जाओगे दुकान का ट्रीटमेंट उनका डिफरेंट ही होगा। आप पहली बार भी चले जाओगे, वो कहेगा अरे बहुत दिनों बाद आए
आपको लग रहा है मैं तो पहुंचा ही पहली बार, आए पहली बार हूं, क्या चक्कर है? बोले नहीं नहीं बाद में देखते रहना, आप तो पहले बताओ क्या गर्मी पड़ रही है, ठंडा मंगवा दे। आप कह रहे हो नहीं नहीं भाई साहब, बोले नहीं नहीं अरे पी के जाओ आप, ऐसे नहीं। अब चाहे उसने 20 रुपए का आपको कोई आइटम भेज वो पिला दिया, अब आप ये सोचने में लग रहे हो कि नहीं यार इसका कुछ बिजनेस तो दे करके जाए। चीजें धीरे धीरे बदल गई, तो बदल गई तो इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर होल्डर भी क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड होंगे। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सबसे अहम उद्देश्य है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन केवल किस चीज को बढ़ाने की बात करता है, कैसे भी, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी घटानी पड़ जाए लेकिन प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो एक बार बताओ, प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में अगर आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दी तो क्या आप लंबे समय तक सर्वाइव कर पाओगे? क्या नहीं कर सकते। तो लंबे समय के सर्वाइवल के लिए सबसे बेस्ट मोटिव क्या रहा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? अब कुछ आंसर में आपको दोनों भी टिक मिलेगा, वेल्थ और प्रॉफिट दोनों, लेकिन अब आप आंसर कौन सा टिक करके आओगे? क्योंकि अब ये एक्सेप्टेड है और आंसर में सुधार होकर के भी आ गया। इट इज ऑल्सो नोन एज, अब इसका दूसरा नाम भी है नेट प्रॉफिट वैल्यू, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, शुद्ध वर्तमान मूल्य अधिकीकरण, और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन यानी मूल्य अधिकीकरण। ये फॉर्मूला है, ये आपको बाद में समझ में आएगा, ये वाली प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि जब हम कैपिटल बजटिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा। तो इस पॉइंट को तो पेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी? वेल्थ ऑफ और वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब आजकल एक नई चीज और जुड़ गई है इसमें, लेटेस्ट, हालांकि अभी हमारे में कोई अपडेशन नहीं, बट कुछ एक किताबों पढ़ने को मिल रहा है जिसमें समाज की वेल्थ को भी इंक्रीज करने की बात है। जिसमें आजकल आपने सुना होगा कंपनीज एक्ट में कॉन्सेप्ट भी इंसर्ट किया गया, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? पेड़ पौधे लगाइए, रोड ठीक करवाइए, पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, जो पोल्यूशन हो रहा है उस प्रदूषण को रोकने की आप मुहिम दीजिए, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग में प्रमोट कीजिए, आप अपने सोसाइटी, ये सब काम कर रहे हैं। ये सब चीजें जो हो रही है ये क्या है? सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो सोसाइटी की वेल्थ भी मैक्सिमाइज करने की बात अब जोड़ने लगे। बट अभी आपके सिलेबस के हिसाब से कितनी बातें? 3। कौन कौन सी? जल्दी बोलो ना। वेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, वेल्थ ऑफ एम्प्लॉय किस बात पे टिका हुआ है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स गुड वर्किंग एनवायरमेंट, बेहतर कार्यस्थल, इस कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण, और कर्मचारियों को कार्य अनुसार उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। कस्टमर की वेल्थ मैक्सिमाइज करने के रिगार्डिंग क्या होगा? बेस्ट क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता। शेयर होल्डर किस बात पे टिका हुआ है? अर्निंग पर शेयर विल, यानी प्रति अंश अर्जन में वृद्धि होनी चाहिए और मार्केट प्राइस पर शेयर भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें बढ़नी चाहिए। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अन्य ऑब्जेक्टिव क्या है इसके प्रति अगर बात की जाए तो बोल रहे हैं टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। की प्रॉफिटेबिलिटी भी है क्या? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी ये भी उद्देश्य है क्या? हाँ उद्देश्य है, टारगेट है हमारा, लेकिन ये मेन नहीं है, ये अदर में आएगा। टू मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, तरलता बनाए रखना। तरलता का मतलब क्या होगा? तरलता का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मीनिंग क्या हुआ? कैश की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो प्रॉपर कैश अवेलेबल होना चाहिए। कैश एक्सेस होना भी ठीक है क्या? और कम होना भी? तो दोनों ही नहीं, मॉडरेट होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना कैश अवेलेबल होना चाहिए। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, लाभांश की राशि का निर्धारण करना, यह भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। कितना डिविडेंड बांटा जाए? एक बात याद रखना, जब भी डिविडेंड की बात आए ना तो इसका मतलब है शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन, वो हमसे क्या मांगते हैं, जितनी वो हमसे उम्मीद रखते हैं उतने तक उसे डिविडेंड दोगे तो वो सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। कॉस्ट पता लगाना, एक बार बताओ, यहां प्रॉफिट आ गई,
यहां कॉस्ट आ गया, कॉस्ट और प्रॉफिट अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, सेल्स प्राइस। तो ये आगे आएगा सेलिंग प्राइस का भी डिटर्मिनेशन। तो तीन चीजें हो गई, सेल्स प्राइस, कॉस्ट और प्रॉफिट। क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द कॉस्ट, रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा एक चर्चा हम करना, समता अंश। अगर मैं बोलूं आपको कि जोखिम, सबसे ज्यादा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं सारे की सारी, सबसे ज्यादा रिस्क किसकी है, किसमें है, सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी में है, प्रेफरेंस में है कि डेट्स में है, सबसे ज्यादा और सबसे कम, मध्यम जोखिम है, इससे ज्यादा लेकिन इससे कम। कर का लाभ, टैक्स का बेनिफिट किस पे मिलता है, सिर्फ डेट्स पे ही मिलता है। ये देखो, टैक्स कब घट रहा है, टैक्स कब घट रहा है, इंटरेस्ट घटाने के बाद, जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स घटाने के बाद आ रहे हैं। तो इसमें टैक्स का बेनिफिट हमको नहीं मिलता, सिर्फ किस पे मिलेगा, डिबेंचर्स पे, डेट्स पे, ऋणों पे। थर्ड, थर्ड पॉइंट, एक बात समझना, जब मैं नियंत्रण की बात करता हूं, संस्था का नियंत्रण सबसे ज्यादा कहां पर होगा, या नियंत्रण सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होगा, इक्विटी से, क्योंकि ये तो वोट डाल ही नहीं सकते, इनके पास तो वोटिंग राइट है ही नहीं। और चौथा है लागत, यानी कि कॉस्ट। बोलो, सबसे सस्ता सोर्स कौन सा है, सबसे सस्ता सोर्स है और सबसे महंगा, पहला,
अगर मेरे पास लाभ नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, तो क्या इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा? लेकिन इसको तो ब्याज चुकाना ही। सबसे सस्ता सोर्स कौन सा है? डेट्स, ऋण सबसे सस्ता है। अगर सबसे सस्ता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था कहां से करनी चाहिए? इससे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोन लेने के चक्कर में ब्याज इतना ना बढ़ जाए जितनी आमदनी ना हो। नहीं, इनकम तो है नहीं और ईएमआई चल रही है तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वो नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, यहां पे क्या बोल रहे हैं अपने को? रिड्यूसिंग दी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत को घटाना, कम करने के लिए काम कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसी का ही काम है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कर दिया जाए? कम, न्यूनतम रखा जाए। जितना कम होगा लागत उतनी कम होगी तो हमारे को प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होंगे। आपकी अभी प्राइवेट जॉब लगी है और 50,000 रुपए की तनख्वाह है, और आपकी सरकारी जॉब लगी है और उसमें भी 50,000 की तनख्वाह है। दोनों परिस्थितियों में आपको अब लोन लेना है तो कौन सी परिस्थिति में 10,000 रुपए तक की ईएमआई चुकाना आसान होगा? तनख्वाह तो दोनों बराबर ही है ना, ऊपर का पैसा आएगा। यार क्या बोल रहा है? क्या बोल दिया बेटा तूने? ये जॉब रहेगी पैसा आएगा, ये मत बोला कर यार। पैसा तो दोनों जगह पे आएगा, तो सैलरी तो दोनों जगह पे आनी है। कोरोना वो एक्सेप्शनल केस है यार, तनख्वाह तो दोनों जगह आनी है, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी कहां पर है? गवर्नमेंट में। एक बार लग गए तो अब जाने वाले नहीं है, लेकिन प्राइवेट में ये सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है जॉब नहीं रहे तो ईएमआई तो बनी रहेगी फिर, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन कहां पर होगा फिर वो? तो अब डिपेंड करता है। लोन लेने की बात तो आपने कह दी कि लोन ले हो तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगी। लोन लेने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये भी तो चेक करो ना कि आपकी आमदनी आएगी भी कि नहीं आएगी। मैं अगर आपको बोलूं कि एक कंपनी है जो अभी चालू हुई है, एक नई कंपनी है, न्यूली स्टेब्लिश्ड कंपनी, अगर नई कंपनी है तो क्या उसे डेट्स लेना ज्यादा बेहतर होगा या इक्विटी शेयर इशू करना ज्यादा बेहतर होगा? कारण, मार्केट में नया बिजनेस वही टिक सकता है जो अपने पैसे से बिजनेस कर रहा हो। अगर लोन लेकर के बिजनेस कर रहा है तो वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव करे या ना करे, ये फिर डिपेंड करेगा। आपने अगर अपने पैसे से बिजनेस शुरू किया है तो 5 साल आपको टिक के रखना पड़ेगा बिजनेस में। कंपटीशन ही आजकल इतने बढ़ गए, तो 5 साल आप अपने बिजनेस में टिके रहिए, लेकिन टिके तो तब रहोगे जब आमदनी होती रहेगी। अच्छा, मैं अगर मान लो मैं एक रेंटेड प्रीमाइसेस में अपना बिजनेस चला रहा हूं और एक अपने ही प्रीमाइसेस में बिजनेस चला रहा हूं। अगर दुकान मेरी खुद की ही है तो रेंट की चिंता, तो शायद मैं लंबे समय तक टिक के रह सकता हूं कि नहीं। और अगर रेंट पे है तो मुझे हर बार फिक्स एक्सपेंसेस की चिंता रहेगी। तो बस वही बात है। तो इसलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करना है, इसके लिए वो टेक्निक वही बताते हैं। सभी डिपार्टमेंट के बीच में समन्वय बनाना, किसको कितना पैसा देना है, कितना लेना है, सब चीजें वही करते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स का यूटिलाइजेशन क्या मतलब क्या है? उचित उपयोग का मतलब क्या है? ऐसा उपयोग करना ताकि व्यवसाय के सभी उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। मैनेजमेंट का तो काम ही यही है, इस प्रकार से काम करना ताकि
सभी ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति हो सके। सेलिंग प्राइस बता ही चुका मैं अभी आपको। बेटर कंट्रोलिंग ओवर फाइनेंशियल, बेटर कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब आपके पास जो पैसा रखा हुआ है आप उसका सही इस्तेमाल करें, उचित प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि लोन तो ले लिया और लोन लेने के बाद बिजनेस में लगाने की बजाय सट्टे में लगा दिया, ये ध्यान रखना जरूरी है। उसके अलावा बोल रहे हैं प्रोवाइड्स हेल्प इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, जितने भी वित्तीय निर्णय होंगे उसमें सहायता करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही काम है। किसी एसेट को खरीदें, नहीं खरीदें, बेचें, क्या करना चाहिए, सब बातें यहीं से आएंगी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा पहले जो इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग में था छोटा सा, इसमें इक्का दुक्का चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा नहीं, और वो डिस्कशन मैंने किया आपसे। और बाकी ये प्रिंटेड नोट्स बोल रहे हैं ऐसा कि कल मिल जाएंगे आपको इसके लिए, तो ठीक है कल मिल जाएंगे। कल 9:15 बजे अपन मिलेंगे, और 9:15 का टाइम दिया है ना, आगे के टाइम टेबल आया नहीं क्या अभी आपके पास? 9 9:15 के बीच में अपन मिलेंगे और फिर शुरू करेंगे कल से अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है ना, आज यहीं छोड़ते हैं अभी।